तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट है क्या, उपसह संयोजी यौगिक। ओके, आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक है क्या, संकुल यौगिकों में समवयवता। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, संकुल यौगिक ही ऐसे अकार्बनिक यौगिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनमें समवयवता पाई जाती है। और कोई भी जो अकार्बनिक यौगिक हैं वो इस तरह की समवयवता नहीं दर्शाते। रीजन ये है कि संकुल यौगिकों में उपसह संयोजी बंध होते हैं, तो ऐसे बंधों की दिशा में अगर कोई परिवर्तन करते हैं या संकुल यौगिक की संरचना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, तो एक नया यौगिक बन जाता है जो मूल यौगिक का समवयवी होता है। इसीलिए संकुल यौगिकों में समवयवता मिलती है। अब आता है कि ये जो संकुल यौगिक हैं वो कौन कौन सी समवयवताएं दर्शाते हैं। तो देखो, संकुल यौगिकों में जो है दो प्रकार की समवयवताएं मिलती हैं। ये संकुल यौगिक दो प्रकार की समवयवताएं दर्शाते हैं। एक तो है संरचनात्मक, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो भी आप ऑर्गेनिक में भी देखते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी आपको समवयवता के दो ही प्रकार दिखते हैं, एक संरचनात्मक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक आती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, त्रिविम समवयवता। तो यही दो प्रकार जो है ना, संकुल यौगिकों में भी दिखते हैं। तो इनमें जो पहली समवयवता है वो है संरचनात्मक समवयवता, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और जो हम दूसरी डिस्कस करेंगे और वो होगी त्रिविम समवयवता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, संरचनात्मक समवयवता होती क्या है। तो देखो बच्चों, इन नाम से ही पता चल रहा है, संरचनात्मक मतलब है कि एक ऐसी समवयवता जिसमें समवयवियों में जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है, बॉन्डिंग पैटर्न है, वो बदल जाता है। मतलब जो समवयवी हैं वो संरचना में भिन्नता दर्शाते हैं। संरचना में भिन्नता का मतलब है कि एक समवयवी में जिस प्रकार के फंक्शनल ग्रुप थे, जिस तरह के बंध थे, तो दूसरे समवयवी में वो बदल जाते हैं। तो इसको बोलते हैं बॉन्डिंग पैटर्न बदलना। अब चाहे इनऑर्गेनिक हो चाहे ऑर्गेनिक हो, अगर समवयवी संरचना में भिन्नता दर्शाते हैं तो उनके भौतिक गुणों में भी भिन्नता दिखती है और रासायनिक गुणों में। क्योंकि समवयवी में अगर संरचना बदलेगी, बॉन्डिंग पैटर्न बदलेगा, तो उनके रासायनिक गुण भी बदल जाएंगे, भौतिक गुण बदल जाएंगे। तो जो संरचनात्मक समवयवी होते हैं वो गुणों में, भौतिक गुणों में, रासायनिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होते हैं। तो यही लिखा है कि इसमें समवयवियों के धातु लिगैंड का बंधन प्रक्रम बदलता है, या बंधन क्रम बदलता है। बंध क्रम नहीं, ये क्या है, बॉन्डिंग पैटर्न, बंधन क्रम, ठीक है, ये बंधन व्यवस्था, बल्कि क्रम की जगह मैं क्या कर दूं यहां पर, बंधन व्यवस्था बदलती है, ठीक है, जिससे इनके भौतिक और रासायनिक गुण ही बदल जाते हैं। तो इस तरह से ये है संरचनात्मक समवयवता की परिभाषा, है। अब जो संकुल यौगिक होते हैं ना, इनमें जो संरचनात्मक समवयवता मिलती है उनको भी अलग से बांटा गया है। जैसे पहली है आयनन समवयवता, ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो देखो इसमें लिखा है कि समवयवियों के धातु लिगैंड का बंधन व्यवस्था बदलती है। तो आयनन समवयवता में आप देखोगे कि संकुल यौगिक के जो लिगैंड और काउंटर आयन हैं के मध्य विनिमय के कारण समवयवता बनती है, ये समवयवी बनते हैं। मतलब एक ऐसी समवयवता जिसमें समवयवियों के आयनन से अलग अलग संकुल आयन बनते हुए दिखेंगे। मतलब जो संकुल यौगिक के समवयवी बनते हैं वो लिगैंड और जो काउंटर आयन है, काउंटर आयन मतलब होता है जो मंडल से बाहर आयन है, उनमें आपस में विनिमय होने लगता है, वो विनिमय होता हुआ दिखता है। तो इस तरह से जब विनिमय होगा
तो संकुल आयन भी अलग अलग प्रकृति के होंगे, अलग अलग गुण वाले होंगे, अलग अलग आवेश वाले भी हो सकते हैं। तो यही लिखा है कि संकुल यौगिकों के लिगैंड एवं काउंटर आयन के मध्य विनिमय के कारण समावयवी बनते हैं एवं इन समावयवियों के आयनन से अलग अलग संकुल आयन बनते हैं। जैसे ये है PTNH होल 4, ठीक है, NH3 का होल 4Cl2 और Br2। अगर हम इसका आयनाइजेशन करें तो हम देख रहे हैं कि Br माइनस आयन काउंटर आयन है और इस तरह से सारे क्लोराइड इस कॉम्प्लेक्स आयन में है। तो ये अगर हम इसमें AgNO3 मिला दें तो ये किसका प्रेसिपिटेट देगा बच्चों? AgBr का येलो प्रेसिपिटेट। मतलब अगर हम ये कहें कि हम इसमें AgNO3 मिला रहे हैं तो आप देखोगे ये प्रेसिपिटेट आ जाएगा AgBr का और येलो, हल्का सा पेल येलो कलर, हल्का पीला कलर। और यहां पर आ जाए अब हम, है ना, तो एक समावयवी ये हो गया। अब इसका दूसरा समावयवी, ये गलत दिख दिया है मैंने, यहां पर इसको सुधार दूंगा, है ना, कि अगर हम इसको देखें तो हम यहां पर ब्रोमीन अंदर कर दें, मतलब यहां पर जो है काउंटर आयन, अब जो ब्रोमीन था अब उसे हम लिगैंड बना दें इस तरह से, और जो अंदर क्लोराइड आयन थे, ठीक है, तो मैंने उनको बाहर कर दिया ऐसे। तो इसका मतलब है कि जब ये आयोनाइज्ड होगा तो इसमें 2++2Cl-, तो अब यहां पर अगर आप AgNO3 मिलाओगे तो आपको किसका प्रेसिपिटेट मिलेगा? AgCl का सफेद अवशेष। तो आप देखेंगे कि ये और ये जो है एक दूसरे के क्या हुए बच्चों? आयनन समावयवी। मतलब एक ऐसी समवयवता जिसके समावयवियों के आयनन से अलग अलग आयन बनते हैं। तो इस तरह की समवयवता अगर आपको दिखती है, ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसमें आयनन समवयवी कहां है, तो आप देखोगे कि जिनमें काउंटर आयन और लिगैंड आयन के बीच में विनिमय होता हुआ दिखे, समझ जाओ वो आयनन समवयवता। जैसे यहां पर और देखें CONH3 होल 5BrSO4। अभी SO4 यहां काउंटर आयन है और Br लिगैंड है, तो दूसरा समवयवी हम Br को बाहर कर दें और SO4 को अंदर कर दें, समझ गए ना। तो यहां Br का प्रेसिपिटेट आएगा, यहां SO4 का आएगा। ठीक यहां से आ जाए हम NH3Cl2 होल ट्वाइस HCl, फिर हम यहां पर एक Cl बाहर कर दें, है ना, इस तरह से ये निकल गया एक Cl और एक HCl बाहर हो गया और एक HCl अंदर हो गया। तो ये भी एक क्या है अब बच्चों? आयनन समावयवी। तो इस तरह से आयनन समवयवता आपने समझी, बात समझ गए ना। तो बहुत इजी है संकुल यौगिक के आयनन समवयवी पहचानना, आपको बस देखना है काउंटर आयन और लिगैंड के बीच में एक्सचेंज होता हुआ दिखे तो समझ जाओ कि वो क्या है। एक 2 मिनट, यहाँ पर जो है HCl अंदर आ गया ना, तो यहाँ केवल और केवल क्या बचेगा बाहर बच्चों? Cl, इस तरह से, है ना। तो इस तरह की समवयवता को हम बोलेंगे क्या? आयनन। ओके, यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, जल यूजन समवयवता। पहली बात तो है कि समवयवता के लिए H2O, संकुल में H2O होना कंपलसरी है, क्योंकि हाइड्रेट समवयवता मतलब जल के अणु के कारण आएगी। तो इस प्रकार की समवयवता जल युक्त संकुल में उत्पन्न होती है। इसमें विभिन्न समावयवियों में जल के अणु लिगैंड एवं क्रिस्टलीय जल के रूप में उपस्थित होते हैं। मतलब यहां पर भी एक प्रकार का विनिमय होता है बच्चों। किसके बीच में विनिमय होगा? जो जल के अणु कॉम्प्लेक्स में लिगैंड की तरह है और जो बाहर काउंटर आयन है, उनके बीच में ये जो है क्या है? विनिमय होता है। और समावयवी, हाइड्रेट समावयवी तभी तक बनेंगे, एक और ध्यान रखना है, जब तक कि कॉम्प्लेक्स आयन में चार्ज है, प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है, मतलब जो भी है चार्ज आना चाहिए। अगर चार्ज नहीं है तो हम उसे हाइड्रेट आइसोमर नहीं मानेंगे, क्योंकि ऐसे में, क्योंकि देखो क्रिस्टलीय जल केवल तभी रह सकता है संकुल के साथ जब क्रिस्टल हो, मींस जो संकुल है वो क्रिस्टल की तरह हो, मींस उसमें चार्ज होना चाहिए कॉम्प्लेक्स आयन में। तो इसमें लिखा है कि इस समवयवता में हाइड्रेट समवयवी तभी बनते हैं जब संकुल आयन बनता है। आवेश रहित संकुल हाइड्रेट समवयवी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें जल का अणु रोकेगा ही नहीं, निकल के बाहर चला जाएगा, तो फिर समवयवी कैसा? नहीं हो सकता।
ठीक है, ये लिखा है कि आवेश रहित संकुल हाइड्रेट समवायवी नहीं हो सकता क्योंकि जल, ठीक है, समवायवी के साथ नहीं बंधेगा, ये ध्यान रखना। अतः हाइड्रेट समवायवता एक आयनन समवायवता भी है और आवेश है बाहर के लिगैंड से काउंटर आयन से विनिमय होने के कारण ये समवायवता उत्पन्न होती। बस अंतर इतना है कि इसमें जो लिगैंड विनिमय हो रहा है वो जल के साथ होता है, मतलब काउंटर आयन अंदर आएगा तो जल का अणु, बाकी अगर मान लो जल को छोड़कर किसी भी लिगैंड का बाहर के काउंटर आयन से विनिमय होता है तो वो आयनन में आता है। तो आयनन, हर एक आयनन समवायवता हाइड्रेट हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर एक हाइड्रेट समवायवता आयनन समवायवता है, ये ध्यान रखना है। अब देखो, जैसे एक एग्जांपल से बताता हूं, COCl3 × 6H2O के हाइड्रेट समवायवी आप देख रहे हैं, 6H2O अंदर है, 3 क्लोराइड बाहर, ठीक है। अब हम यहां से एक क्लोराइड अंदर कर दें और वहां से एक H2O बाहर निकाल दें, तो ये जो जल जोड़ा है देखो यहां पर, है ना, ये क्या कहलाएगा? क्रिस्टलीय जल। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि संकुल में आवेश है, संकुल आयन में, और इसीलिए ये क्रिस्टलीय जल की तरह उपस्थित है। तो सारा लिगैंड की तरह हो और आयन बाहर काउंटर आयन हो, या फिर कोई क्रिस्टलीय जल, लिगैंड विनिमय चल रहा है, आप देख रहे हैं, और 2 क्लोरीन अंदर जाओ और यहां से उठा के, अब आपने देखा कि यहाँ एक H2O था, अब यहां पर कितने H2O बाहर आ गए, देखो आप 2H2O। तो अभी भी ये 2H2O भी क्या है बच्चों? क्रिस्टलीय जल है। क्यों? क्योंकि संकुल आयन में आवेश है। तो ये 3 हाइड्रेट समवायवी संभव हो गए। अब आता है कि इसको हम क्यों नहीं मान सकते हाइड्रेट समवायवी? ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि हम बाहर अगर 3 H2O लिख देंगे तो वो चिपकेंगे कैसे? वो तो हट जाएंगे ना संकुल से। कि अगर मैं यहां पर × 3 H2O लिख दूं तो ये नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि जब संकुल में आवेश ही नहीं है तो क्रिस्टलीय जल चिपकेगा कैसे संकुल आयन से? तो इसका मतलब है कि ये एक आवेश रहित हो गया, तो ऐसे में क्रिस्टलीय जल इसमें नहीं रहेगा, और क्रिस्टलीय जल ना होने के कारण हम इसे एक आयनन समवायवी नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये क्या नहीं है, सॉरी, क्या नहीं है, ये हाइड्रेट समवायवी नहीं। इस तरह से तो हाइड्रेट समवायवी पहचानना है तो ध्यान रखें, हाइड्रेट जब तक अपने बाहर के लिगैंड या काउंटर आयन से एक्सचेंज करता रहेगा, जब तक कि कॉम्प्लेक्स आयन में आवेश बना रहेगा, तभी क्रिस्टलीय जल उस संकुल आयन से चिपका रहेगा। अगर आपने सारे बाहर के काउंटर आयन अंदर कर दिए और पूरा कॉम्प्लेक्स आवेश रहित हो गया, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन हाइड्रेट समवायवी नहीं होगा, क्योंकि बाहर अगर आप जल लिख दोगे तो वो छूट के बाहर चला जाएगा, तो ऐसे में जल के अणु कम हो जाएंगे ना समवायवी में, तो फिर वो समवायवी कैसे होगा? ठीक इसी तरह से जैसे ये लिखा है CrH2O होल ट्वाइस Cl2NH3 होल ट्वाइस Br, केवल आयन समवायवता दर्शा सकता है कि यहां से H2O बाहर निकाल दो, Br अंदर कर दो, लेकिन हाइड्रेट समवायवता नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अगर आपने Br अंदर कर दिया और H2O, तो H2O कॉम्प्लेक्स छोड़ के हट जाएगा, दूर हो जाएगा, क्योंकि उसमें हाइड्रेट समवायवी नहीं, मतलब H2O को बांधने की क्षमता ही नहीं होगी। जब तक H2O कॉम्प्लेक्स आयन से चिपका है तब तक ही तो कॉम्पोजिशन नहीं बदलेगा ना, कि जैसे ये है, दूसरा है, तो तीसरा है, तो इनमें बिल्कुल बराबर परसेंटेज है H2O की, बाहर जुड़ा हो या अंदर जुड़ा है तो चाहिए H2O ना। लेकिन अगर आप इसमें देखते हैं तो इसमें तो 3 ही बचेंगे, 3 तो निकल के बाहर हट जाएंगे, क्योंकि चिपकेंगे कैसे? ठीक इसी तरह से यहाँ आयनन को एक्सचेंज तो हो सकता है कि Br अंदर आ जाए, H2 अलग हो जाए, एक आयनन समवायवी तो बन जाएगा। मतलब जैसे ये है, एक आयनन समवायवी है इसका, पहले वाले का, और ये वाला जो तीसरा है आयनन समवायवी हो सकता है, लेकिन जब तक उसके साथ H2O है, लेकिन हम इसे हाइड्रेट समवायवी नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर Br अगर आपने अंदर कर दिया और H2 बाहर कर दिया तो वो एक क्या बन जाएगा, उसका एक समवायवी, हाइड्रेट समवायवी नहीं होगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है। फिर हम आते हैं दूसरी समवायवता, और ये है बंधन समवायवता। ये बहुत ही इजी है पहचानना। बंधन समवायवता में उभय दंतुक लिगैंड द्वारा दर्शाई जाती है। किसके द्वारा दर्शाई जाती है? उभय दंतुक लिगैंड द्वारा दर्शाई जाती है, जिसमें उभय दंतुक लिगैंड अपने अलग अलग
इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणुओं से जुड़कर समावयवी बनाता है। जैसे यहाँ Cn है ना, तो साइनो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अब Nc हो जाए मतलब N के थ्रू, तो यहाँ पर कोबाल्ट कार्बन के थ्रू जुड़ा है और यहाँ पर कोबाल्ट नाइट्रोजन के थ्रू जुड़ा है, तो ये साइनो कॉम्प्लेक्स है और तो ये आइसोसाइनो कॉम्प्लेक्स है। ठीक इसी तरह से नाइट्रो के साथ हो सकते हैं, हेक्सा नाइट्रो एन कोबाल्ट, तो हेक्सा नाइट्रो ओ कोबाल्ट, या हम ऐसा कह सकते हैं हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट थर्ड आयन, तो ये कहलाएगा हेक्सा नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, सॉरी थर्ड आयन। इस तरह से तो इनको बहुत इजी पहचान, ठीक है। फिर हम आते हैं कोऑर्डिनेशन, उपसह संयोजी समव्यवस्था। ये भी एक बहुत आसानी से पहचाने जाने वाली समव्यवस्था है। इसमें संकुल यौगिक के कैटाइन एवं एनाइन दोनों संकुल आयन होते हैं, मतलब जो कैटाइन है संकुल का और जो एनाइन है वो दोनों ही क्या है कॉम्प्लेक्स की। हम जैसे ये ले लें, ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें जो कैटाइन है और जो एनाइन है, मतलब ये कैटाइन है 3+ और ये इसका क्या है एनाइन। तो जब संकुल में कैटाइन और एनाइन दोनों संकुल आयन हो तो उनके लिगैंड के मध्य विनिमय होता है और उस विनिमय के कारण जो समव्यवस्था उत्पन्न होगी हम उसे बोलेंगे क्या बच्चों, उपसह संयोजी समव्यवस्था। और इसमें जो समवयवियों की संख्या होती है वो विनिमयशील लिगैंड की संख्या के बराबर होगी। जैसे ये है CrNH3 COCN6, तो यहां से साइनाइड अमोनिया के पास आते जाए, अमोनिया उठ के साइनाइड की जगह चला जाए। तो जैसे एक बार एक्सचेंज हुआ, 2 बार एक्सचेंज हो गया कि 2 साइनाइड यहां आ गए, 2 अमोनिया वहां पहुंच गए। ऐसे कितनी बार एक्सचेंज हो सकते हैं बच्चों, 6 बार। और एक स्थिति ये बन जाएगी कोबाल्ट के साथ सारे अमोनिया आ जाएंगे और क्रोमियम के साथ सारे साइनाइड आ जाएंगे। अब यहां पर कोबाल्ट अमोनिया पॉजिटिव आयन हो जाएगा और क्रोमियम साइनाइड नेगेटिव आयन हो जाएगा। तो कुल मिला के 6 समवयवी के क्या है संभव हो सकते हैं। बात क्लियर है। तो इस तरह से समवयवियों के आयनन से अलग अलग संकुल आयन बनते हैं, अतः इनमें आयनन समवयवता भी पाई जाती है कि अगर आप इनके आयनन आयनाइजेशन करोगे तो ये आयन अलग अलग होंगे, अलग अलग प्रकार के, तो ये एक प्रकार की आयनन समवयवता भी है। संकुल आयन में उभयदंतुक लिगैंड होने पर बंधन समवयवता, आयनन समवयवता एवं उपसह संयोजी समवयवता हो सकती है। देखो जैसे यहाँ साइनाइड है और ये ZnCl4, तो हम यहाँ पर जो है साइनाइड उठा के यहां कर दें और Cl उठा के यहां कर दें, तो ये क्या हो गए उपसह संयोजी। और यहां Cl है और यहां Cl3 Nc कर रहे हैं तो बंधन समवयवता होगी। तो ये दोनों Nc और Cn वाले तो बंधन में भी आ गए और यहाँ क्लोराइड और साइनाइड के बीच में एक्सचेंज हो गया तो उपसह संयोजी समवयवता होगी। तो इस तरह से कुल मिला के ये है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। हमें इससे ज्यादा और भी लिखी है, आप देखोगे लिगैंड समवयवता है ना, बहुरूपी पॉलीमराइज आइसोमेरिज्म, तो उनके बारे में भी कहीं कहाँ मिलता है, लेकिन वो चूंकि हमारे सिलेबस में मतलब का नहीं है, हम उसमें क्यों फालतू दिमाग लगाएं। तो आपको केवल संरचनात्मक में कितनी समवयवताएं अच्छे से याद कर लेंगे, इससे आपका क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो ये था हमारा कुल मिला के आयनन समवयवता, हाइड्रेट समवयवता, ठीक है, तीसरा बंधन समवयवता है ये, और चौथी है हमारे पास उपसह संयोजी समवयवता। इसके बाद जो हम डिस्कशन करेंगे बच्चों वो है त्रिविम समवयवता, जिसमें हमें पढ़नी है ज्यामिति समवयवता और प्रकाशिक समवयवता, तब जाके समवयवता कंप्लीट होगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।